तो क्या हाल चाल स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2019 से 2025 तक जो भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके लिए आज हम लेके आए हैं। ये आज हम देखेंगे टॉप 150, मतलब टॉप 150 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2019 से लेकर 2025 तक, और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम साइंस के जितने भी एमसीक्यू हैं हमारे पास 2019 से 25 तक सभी को करेंगे। ये जो एमसीक्यू है वो हमारे पास रिपीटेड एकदम क्वेश्चन है, जो रिपीटेड होते हैं, हर बार एग्ज़ाम में आते हैं, और ये 100% बोर्ड के पैटर्न पे बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के एमसीक्यूज़ देखेंगे जो भी हमारे पास पिछले 5-6 सालों में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी होता है, अंतःग्रहण होता है, सर्वाहारी होता है, या फिर स्वपोषी होता है? तो आपको याद रखना है कि अमीबा में हमारे पास अंतःग्रहण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है हमारे पास, बोला गया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जो पुस्तक है किसने लिखी थी? डार्विन ने, लेमार्क ने, ओपेरिन ने, या फिर वाइसमान? तो हमारे पास ये डार्विन हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो कांच में, पानी में, लोहा में, या फिर निर्वात में? तो आपको याद रखना निर्वात में हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो वो हमारे पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारे पास, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं? गोंद होता है, टैनिन होता है, रेजिन होता है, या फिर इनमें से सभी? तो आपको याद रखना है जो हमारे पास इनमें से सभी, ठीक है, तीनों हमारे पास जो होते हैं वो पौधों में उत्सर्जी अंग के रूप में होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, बोला गया हमें कि निम्नलिखित में से सॉरी, कहा गया हमारे पास, बोला गया निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, SO2 के कारण, CO के कारण, या फिर Cl2 के कारण? तो आपको याद रखना है इसमें इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसमें बोला गया है कि पौधों में गोसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गोसों में से यहाँ पे गैसों होगा, ठीक है, ये गैसों होगा। तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो वो रद्र के द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो बोला गया है कि निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो आपको याद रखना है चूहे का सबसे तेज धड़कन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ मतलब कचरा के रूप में उत्सर्जन होता है? जो सजीव पदार्थ होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? अमोनिया के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में, यूरिया के रूप में, या सभी? तो आपको याद रखना इनमें से सभी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन कहते हैं, तो वो हमारे पास न्यूरॉन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि पौधे में जननांग कहाँ पाए जाते हैं? तने में, जड़ में, पुष्प में, या फल में? तो आपको याद रखना है पुष्प में हमारे पास स्त्री केसर, पुंकेसर होता है जो हमारे पास पौधे का जननांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग में किस पौधे का यूज़ किया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है उन्होंने मटर के पौधे का यूज़ किया था। ठीक है, जिसको हम पाइसम या फिर सटाइवम भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है? वो तो एक दिशिक होता है, एक दिशा में होता है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि ओजोन परत पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, और ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह होती है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का लास्ट सोर्स जो होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हमारे पास सन होता है, सूरज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस में होती है? कवक में, जंतु में, पौधों में, या परजीवी में? तो वो हमारे पास पौधे में होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, लैक्टोज में, सुक्रोज में? तो आपको याद रखना है सुक्रोज में होता है। ठीक है, फ्लोएम में जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे सुक्रोज के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय मतलब जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, हाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये बायोगैस होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। वृक्क मीन्स किडनी जो होती है वो किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, परिवहन से या उत्सर्जन। तो वो आपका उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बोला गया है कि यहाँ पे हाइड्रा होगा, ठीक है, हाइड्रा होगा। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क तंत्रिका मुख्य स्पर्शक। तो आपके पास स्पर्शक जो होता है वो आपके पास हाइड्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु, जल, मिट्टी या जीवधारी। तो ये जो जीवधारी है आपके पास, वो हमारे पास जीवधारी जो होता है प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास होगा कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है, कैंडेला में, जूल में, एम्पीयर में, एंगस्ट्रॉम में। तो आपको याद रखना है एंगस्ट्रॉम में हम किसी भी तरंग दैर्ध्य को, वेवलेंथ को मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया स्टूडेंट, बोला गया कि न्यूक्लियस शब्द, न्यूक्लियस शब्द जो होता है वो कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया है, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो न्यूक्लियस शब्द किसने दिया है, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को शब्द दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, बोला गया है हमारे पास कि पौधों में भोजन के रूप में जमा होता है। पौधों में भोजन के रूप में क्या जमा होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या फैटी एसिड। तो आपको याद रखना है जो स्टार्च होता है वो पौधों में भोजन के रूप में इकट्ठा हुआ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स या फिर ऊतक विज्ञान। तो आपको याद रखना है वो कोशिका विज्ञान कहलाता है, ठीक है। कोशिकाओं के अध्ययन कोशिका विज्ञान, अनुवांशिक का अध्ययन करेंगे तब अनुवांशिक विज्ञान होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऊतकों का अध्ययन हमारे पास ऊतक विज्ञान कहलाता है, जो आपके पास यहाँ पे दिया है ऊतक विज्ञान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है स्टूडेंट, बोला गया है कि मानव हृदय घिरा होता है, किससे घिरा होता है, पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा आपके ब्लड में होता है तो ये आपके नहीं हो पाएगा। जाइलम फ्लोएम पेड़ पौधों में पाया जाता है, मानव हृदय जो होता है मनुष्य में पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम। क्या हो जाएगा आपके पास राइट आंसर, उसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारे पास पेरिकार्डियम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या दिया है, इसको आपको याद रखना है मांसपेशियों में कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो हृदय जो हम आपके पास होता है उसमें जो मांसपेशी होते हैं उसको कहते हैं कार्डियक मसल, ठीक है। और जो इसमें आपको डॉक्टर, हृदय का जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक। इसका जो अध्ययन होता है हृदय का वो होता है कार्डियोलॉजी। और इसमें जो झिल्ली होती है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, और जो इसमें लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव, ठीक है। तो ये आपको हृदय से रिलेटेड इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया कि बीजांड की ओर पराग नली की वृद्धि होती है, ठीक है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि होती है किसके रूप में, हाइटोप्लाज्मिक, केटोप्लाज्मिक, गुरुत्वानुवर्तन या फिर फोटोप्रिज्म। तो आपको याद रखना है इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा केमेट्रोपिज्म, ठीक है, ठीक है। केमेट्रोपिज्म में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कणों की आयु होती है, जो WBC होता है उसका आयु कितना होता है, तो वो 10 से 12 दिन होता है, आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो वो यकृत से होता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, पक्षी, मनुष्य, मक्खी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है मक्खी में हमारे पास हीमोग्लोबिन बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, बोला गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है, डायबिटीज़, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो आपको याद रखना है कि जो एनीमिया होता है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, ठीक है। मधुमेह आपके पास इंसुलिन की कमी से हो जाता है, डायरिया आपके पास बड़ी आंत में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया कि मानव में आहार नाल अवशेषी अंग है। आहार नाल जो होता है हमारे पास मतलब पाचन तंत्र में जो भी चीज़ें होती है आहार नाल, उसमें अवशेषी अंग कौन सा होता है, कोलन, कोलन मीन्स की आंत होती है, अपेंडिक्स, सीकम या फिर रेक्टम। तो याद रखना है अपेंडिक्स जो होता है वो हमारे पास अवशेषी अंग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, ट्रिप्सिन का क्या काम है, वसा पाचन, कार्बोहाइड्रेट पाचन, प्रोटीन पाचन या सभी। तो आपको याद रखना है ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, बोला गया हमारे पास कि मुख्य गुहा में किसका पाचन होता है, मुख्य गुहा में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर न्यूक्लियम। तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो हमारे मुख्य गुहा में होता है, मुंह में होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, लेके आता है, WBC, लसिका, RBC या कोई नहीं। तो आप याद रखना है कि RBC जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है, इसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, जो हमारे ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, तो याद रखना है इंसुलिन जो होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये हमारे पास मादा जनन तंत्र के हार्मोन होते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं होगा,
इंसुलिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? रक्त कोशिका, मांसपेशी, तंत्रिका कोशिका, हृदय कोशिका। तो याद रखना जो हमारे पास न्यूरॉन होता है तंत्रिका कोशिका, वो हमारे पास सबसे लंबी कोशिका होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन होता है किसके द्वारा होता है? जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, तना द्वारा, सभी। तो याद रखना है कि पौधे जो होते हैं सभी, ठीक है, तना, जड़, पत्ती तीनों के द्वारा सांस लेते हैं। तो हम राइट आंसर सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। तो जो हरे पौधे होते हैं वो हमारे पास स्वपोषी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया या फिर मधुमेह। तो जो निमोनिया होता है वो हमारे पास श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, बोला गया है कि यहाँ पे एस्ट्रोजन होगा, ठीक है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या है हमारे पास? नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस या फिर एंजाइम। तो जो हमारे पास एस्ट्रोजन होता है वो हमारे पास मादा हार्मोन होता है। तो ये हमारे पास राइट आंसर यहाँ पे एस्ट्रोजन होगा, ठीक है, एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर मादा हार्मोन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया है? बोला गया कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप मतलब रक्तदाब, जो ब्लड प्रेशर होता है किसकी वजह से नियंत्रित होता है? थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल या फिर विसर्ड द्वारा। तो आपको याद रखना है एड्रिनल द्वारा होता है। एड्रिनल हमारे पास क्या होता है? वो एक ग्रंथि होती है जो किडनी के ऊपर होती है। वो क्या करता है? बीपी को कंट्रोल करता है। तो आपका राइट आंसर एड्रिनल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण? पपीता, सरसों, गुड़हल या फिर मटर। तो जो पपीता होता है वो एक लिंगी होता है क्योंकि पपीते दो टाइप के होते हैं, नर मादा, ठीक है, अलग अलग। तो एक लिंगी पादप में हमारे पास पपीता आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, बोला गया है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बा वाहिनी। तो स्टूडेंट अंडाशय, गर्भाशय और जो डिम्बा वाहिनी है ये हमारे पास तीनों मादा जनन तंत्र का भाग होता है, बट जो शुक्रवाहिका होती है वो नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास क्या दिया गया है? बोला गया है हमारे पास कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? पैरामीशियम, अमीबा, लिस्मेनिया, इनमें से सभी। तो याद रखना है कि इनमें से सभी में, तीनों के साथ हमारे पास द्विखंडन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें बोला गया टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है? वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से या थायराइड ग्रंथि से। तो ये मानो कि वृषण से हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हमारे पास स्रावित होता है, निकलता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1 किलो, 2 किलो, 1.4 किलो, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो 1 किलो 400 ग्राम होता है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है कि लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में या सभी। तो याद रखना है कि सभी में हमारे पास ये जो लैक्टेस है वो पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत होता है? 96, 60, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 2% हमारे पास यूरिया होता है मानव मूत्र के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। तो गर्भाशय में हमारे पास भ्रूण का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोयला। जो बायोगैस है वो हमारे पास जीवाश्म ईंधन नहीं है क्योंकि पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और कोयला ये तीनों हमारे पास जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बायोगैस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? तो डार्विन ने लिखा है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि ओजोन में कितने अणु ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है? ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, तो यहाँ पे 3 अणु ऑक्सीजन के हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, तो इसकी वजह से ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परिशेषिका हिस्सा है? परिशेषिका मतलब जो अपेंडिक्स हम पढ़ते हैं हमारे पाचन तंत्र में बड़ी याद के साथ, वही हमारे पूछा है। तो किससे रिलेटेड है? जनन तंत्र से, संवहन तंत्र से, तंत्रिका या फिर आहार नाल। तो आहार नाल से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर होता है, कौन होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक या उत्पादक। तो हमारे पास मांसाहारी जो होता है वो हमारे पास तीसरे नंबर पे होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक स्टील या फिर केक लकड़ी, शीशा। तो आपके पास ये जो घास, पुष्प और चमड़ा है ये हमारे पास जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? रक्त, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, सभी। तो यहाँ पे सभी के लिए उत्तरदायी होता है मस्तिष्क, सभी को कंट्रोल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? बोला गया है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है?
ट्रेकिया जिसको हम श्वास नली भी कहते हैं वो किस जीव का श्वसन अंग होता है? हाइड्रा का, स्टारफिश, कॉकरोच या पाइला। तो याद रखना है कॉकरोच का जो है श्वसन अंग हमारे पास ट्रेकिया होता है, श्वास नली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? संयोजन, अपचयन, उपचयन या विस्थापन। तो याद रखना है कि शरीर में जब पाचन होता है तो उसमें ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, उपचयन प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, बीजांड कहलाता है, बीज, फल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है जब भी पुष्प में अंडाशय विकसित हो जाता है तो वो फल के रूप में हो जाता है, तो राइट आंसर हमारे पास फल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो आपके पास देखिए 23 जोड़ी होते हैं, तो जो 23वां जोड़ी होता है वो हमारे पास मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। तो हमारे पास XX तो मिलता है, लास्ट में हमारे पास स्त्री में XY हो जाता है, जिसकी वजह से 23वां गुणसूत्र नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है कि मृतपजीवी का उदाहरण क्या है? अमीबा, गोबर छत्ता, गुड़हल या फिर अमरबेल। तो हमारे पास जो गोबर छत्ता है वो हमारे पास मृतपजीवी का उदाहरण हो जाएगा। मृतपजीवी ऐसे जीव जो किसी भी मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसको हम कहते हैं मृतजीवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? बोला गया है इसमें कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ठीक है, तो हमारे पास जो आंतरिक भित्ति होती है, अंदर वाली भीतरी भित्ति, वो हमारे पास मजबूत होती है, मोटी होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको हम रासायनिक दूध कहते हैं? ठीक है, पाचक रस को, दीपक को, आवेग को या हार्मोन को। तो हार्मोन को हम क्या कहते हैं? हार्मोन को हम रासायनिक दूध भी कहते हैं, क्योंकि केमिकल होता है जो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? रेजिन, गोंद, टैनिन या इनमें से सभी। तो इनमें से तीनों चीज़ें हमारे पास जो है वो हमारे पास उत्सर्जी पदार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मानव में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, दायानीलय, बायानीलय, दायालिंद और बाया अलिंद। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, बोला गया कि निम्न में से हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन सी होती है? ठीक है, हेट्रोक्राइन ग्रंथि हमारे पास वृषण होता है जो मानव में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि गैसों के आदान प्रदान के लिए किस क्या यूज़ किया जाता है? वात्र, रंध्र, रंध्र, जड़ की सतह, इनमें से सभी। तो जो रंध्र होते हैं इसके द्वारा हम क्या करते हैं? गैस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, पेड़ पौधों में। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? एड्रीनलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो याद रखना है जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है ये मेल हार्मोन होता है, और जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल हाइड्रोजन होता है। ठीक है, एड्रीनलिन और इंसुलिन जो होता है वो जंतु हार्मोन होते हैं, तो ये अलग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन किस में पाई जाती है? तो अमीबा में, यीस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो जो यीस्ट होता है इसमें हम किण्वन पाया जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे सड़ने लगता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई। तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण हमेशा सूर्य के प्रकाश में होता है, और सूर्य का प्रकाश तभी होता है जब दिन होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिन में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा है मतलब कि जिसको यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। तो जो कोयला होता है उसको एक बार यूज़ करने के बाद हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे पास अनवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं, जैव मात्र पेट्रोलियम, गोबर गैस, जैव मात्र कोयला, पेट्रोलियम, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कोयला और पेट्रोलियम है ये हमारे पास अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला है उत्तम ऊर्जा स्रोत वह है। उत्तम ऊर्जा स्रोत कैसा होता है? जो सरल और उपलब्ध हो, जो अधिक ऊर्जा दे, जिसका भंडार सरल है, जिनमें सभी गुण हो। तो याद रखना है जिनमें सभी क्वालिटीज़ होती हैं उसको हम कहते हैं उत्तम ऊर्जा स्रोत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा होता है? CFC, DDT, NADP या फिर ATP। तो जो DDP होता है वो हमारे पास जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। आपको सबका फुल फॉर्म याद रखना है कि CFC हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, NADP होता है निकोटीन एडेनिन डाइफास्फेट, और ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फुल फॉर्म याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, गैस का विनिमय, वाष्पोत्सर्जन, पोषण या भोजन का परिवहन। तो याद रखना है रंध्र का काम होता है गैस का विनिमय, मतलब कि गैसों का आदान प्रदान, और जो भी हमारे पास जल वाष्प होते हैं उसको बाहर निकालना। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होता है? तो वो हमारे पास 0.03% होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डीमोडायलिसिस। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, किडनी जब भी ब्लड छान नहीं पाता
तो ब्लड को शुद्ध करने के लिए हम डायलिसिस मशीन का यूज़ करते हैं। तो उसी मशीन द्वारा शुद्धिकरण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीमो डायलिसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जाता है, जमीन के अंदर की दिशा में जाता है। तो वो आपके पास हो जाएगा जड़ की वृद्धि। ठीक है, जो जड़ बढ़ता है वो नीचे की तरफ बढ़ता है, तो ये आपके पास गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं। बोला कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, वो फल कहलाता है, हमने अभी भी पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया कि लैंगिक जनन संचरित रोग है, कौन सा है। पीलिया, चेचक, एड्स या प्लेग। तो जो एड्स होता है वो HIV वायरस से होता है, ये हमारे पास लैंगिक जनन संचरित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है स्टूडेंट, क्या वो दिया गया है, बोला गया कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होता है। 5, 10, 11, 8। तो याद रखना है कि 7 से ज़्यादा अगर किसी का pH होता है तो वो क्षारकीय होता है। 7 से जितना ज़्यादा होगा वो उतना क्षार होगा। तो यहाँ पर हमारे पास अधिकतम हमारे पास 11 है, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, 11 pH वाला सबसे ज़्यादा क्षार होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए हमने पढ़ा है अभी WBC RBC हमारे पास उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं, जिसको हम अपेंडिक्स भी कहते हैं। ये किसका भाग होता है, ये आहार नाल का। अभी हमने इसको पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की ओर प्रवाह की गति। प्रकाश की ओर कोई भी पेड़ का जो पार्ट होता है वो बहता है, मतलब बढ़ता है, उसको हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, जमीन की तरफ बढ़ेगा तो गुरुत्वानुवर्तन, जल की तरफ बढ़ेगा जलानुवर्तन, और किसी भी केमिकल की ओर बढ़ेगा तो उसको कहेंगे रसायनानुवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि आयोडीन युक्त नमक खाने से किस रोग का बचाव होता है। तो आयोडीन युक्त नमक से हमारे पास घेंघा की जो रोग होता है वो उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, घेंघा को रोक देता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से ही घेंघा होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि गंध पहचानने का केंद्र स्थित होता है मध्य भाग में, अग्र मस्तिष्क में, पश्च, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे पास अग्र मस्तिष्क होता है वहाँ पे हमारे पास गंध को पहचानने के लिए वो सेंटर होता है। ठीक है, वहाँ से हम गंध को पता करते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो बोला कि प्रथम मासिक धर्म कहलाता है, क्या कहलाता है। मेनोपाज, मेनार्के, मासिक चक्र, इनमें से सभी। तो जो मेनार्क होता है वो हमारे पास प्रथम मासिक धर्म कहलाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, बोला गया है यहाँ पे कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी होती है। कलम लगाना, दाब लगाना, गुटी बंधन, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से जो सभी चीज़ें हैं, तीनों हमारे पास जो होता है वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन में क्या करते हैं कि किसी भी पेड़ पौधे की किसी भी एक भाग का यूज़ करके नए पौधे को बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि परागकोश में क्या पाया जाता है। तो परागकोश में परागण पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो जो ऑक्सीन होता है, एथिलीन होता है, साइटोकाइनिन होता है, तीनों हमारे पास पादप हार्मोन होते हैं। बट जो ऑक्सीटोसिन होता है ये जंतु हार्मोन होता है। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, बोला गया कि अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या बोला गया कि अलैंगिक जनन की जो विधि है वो कौन सी होती है। अलैंगिक जनन की विधि आपको बताना है, बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। तो इनमें से जो तीनों चीज़ें हमारे पास जो हैं, जो वो हमारे पास अलैंगिक जनन की विधि है, तीनों के तीनों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रयोग किया था, किस पे प्रयोग किया था। मटर, चना, गेहूं, या फिर सब इनमें से कोई नहीं। तो जो मटर का पौधा था इस पर मेंडल ने प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है, वो हमारे पास होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। आपको बस इतना याद रखना है इसमें कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, चलिए इधर देखिए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, वोल्ट का मात्रक विभवांतर का वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का ओम मात्रक होता है। ठीक है, तो आवेश का कूलाम, विभवांतर का वोल्ट, धारा का एम्पियर और प्रतिरोध का ओम, ये आपको मात्रक याद रखना है सभी। आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया कि एमीटर से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। तो एमीटर से क्या मापा जाता है, एमीटर से धारा, आवेश, विभव या शक्ति। तो याद रखना है एमीटर से हम धारा मापते हैं। ठीक है, क्योंकि ए फॉर एम्पियर, ए फॉर एमीटर। तो इस तरीके से आप इसको याद रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम बोला गया है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत मोटर का यूज़ करते हैं। ठीक है,
अगर बोलेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में आएंगे तो विद्युत मोटर, बट अगर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जाना पड़ेगा तो हम जनरेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जनरेटर जो होता है बिजली पैदा करता है, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। लेकिन जो मोटर होता है वो बिजली के उपयोग से चलता है, मतलब कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोला गया है कि दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये आपके पास होता है, तो राइट आंसर आपके पास ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया कि निकट दृष्टि दोष में निम्नलिखित से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष को अगर आपको दूर करना है तो आपको अवतल दर्पण का प्रयोग करना है, क्योंकि निकट दृष्टि में निकट की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती। इसीलिए दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अवतल लेंस लगाएंगे, जिसमें हमारे पास जो भी लाइट आएगा वो आपके पास फैल जाएगा दूर दूर तक, जिससे हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट बोला है निम्न से कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक, ठीक है, तो सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइड या आयोडीन। तो जो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइड जो होता है वो कार्बन का बना होता है, तो ये ग्रेफाइड हमारे पास विद्युत का सुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट बोला है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की किरणें होते हैं हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो स्टूडेंट जो जूल होता है वो हमारे पास ऊर्जा का मात्रक होता है, वाट वो शक्ति का मात्रक होता है, जो डायोप्टर होता है वो हमारे पास लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, जो अर्घ होता है ये हमारे पास अर्घ हमारे पास कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, बोला गया कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो याद रखना है कि हमारे पास जो वी बिग्योर हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक प्रिज्म होता है, और यहाँ पे कोई भी कलर आता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक, तो याद रखना वी बिग्योर हम पढ़ते हैं, ये वी होता है IBGYOR। ठीक है, तो सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल का होता है, सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का होता है। यहाँ पे आंसर क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे कम विचलन किसका होता है? तो सबसे कम विचलन लाल का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी में हमारे पास दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट DC प्रवाहित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच कहाँ लगाया जाता है? ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, इनमें से सभी। तो जो गर्म तार होते हैं जो जल्दी पिघल जाते हैं वहाँ पे हम स्विच का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो आपके पास जो बायोगैस हो जाता है वो हमारे पास अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोला कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। ठीक, कौन कौन सा नियम? तो पहला नियम हमारे पास क्या होता है? पहला नियम होता है कि आपतन कोण जो होता है, ठीक है, परावर्तन का, तो आपतन कोण जो होता है हमारे पास, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, कोण I जो होता है वो बराबर होता है कोण R के। ठीक, और दूसरा क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो आपतन बिंदु पे खींचा गया विलंब होता है, तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। तो ये आपके पास दूसरा रूल होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बोला गया निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो जल, कांच, पीतल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो पीतल होता है मिश्र धातु होता है, इसका यूज़ हम नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया निम्न में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? ठीक है, मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो उसके भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर होता है, और क्या होता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल पे या फिर एक ही बिंदु पे होते हैं। तो ये हमारे पास होता है अपवर्तन के नियम। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आँख के, ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया है कि अपवर्तनांक जो होता है उसका मान होता है, क्या होता है? तो याद रखना साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर जो होता है वो स्नेल का नियम होता है, यही हमारे पास अपवर्तनांक के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कि गोलीय दर्पण अगर फोकस दूरी +20 है तो यहाँ पे दर्पण कैसा होगा? तो याद रखना कि +20 है, इसकी वजह से हमारे पास उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगर कहीं पे माइनस दिया हो तो वो अवतल दर्पण, क्योंकि हमें ये पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है, अवतल की माइनस होती है। तो यहाँ पे +20 दिया मतलब कि उत्तल लेंस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया तालाब में जल का जो कम गहरा दिखाई देना किसके कारण होता है? तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगर यहाँ पे बोलते कि पेंसिल जो होती है पानी में तिरछा दिखाई देती है, या फिर कोई भी कॉइन जो होता है, सिक्का जो होता है वो उभरा हुआ दिखाई देता है, तो वो सब हमारे पास अपवर्तन के
कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक माइनस में होती है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि हमारे पास किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या में कौन सा संबंध होता है? तो याद रखना, अगर एफ हमें निकालना है तो एफ बराबर r/2 होता है, लेकिन अगर आर निकालना है तो r=2f। तो आपके पास ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर में कुंडली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का जो तार होता है उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास निकील, क्रोमियम, आयरन, ठीक है, तीनों चीज़ें मिली होती हैं, जिससे ये जल्दी पिघलता नहीं, देर तक हीट होता है, जिससे हमें हीटर से अधिक ऊष्मा मिलती है। पिघलेगा नहीं तो हमारे पास जल्दी हीट होता, और हीट होगा जब तो यहाँ पे हमें गर्मी ज़्यादा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नाइक्रोम का तार याद रखना है कि इसमें हमारे पास निकिल होता है, क्रोमियम होता है और आयरन होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा, 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट घंटा में कितने ऊर्जा होती है? तो आपको याद रखना है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक है, जूल में इसका मात्रक होता है, क्योंकि जूल का मात्रक ऊर्जा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? तो ऊर्जा की इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है इसमें कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें ऊर्जा जो होती है उसमें ऊर्जा के रूप में काम करता है। अगर ज़्यादा हीट होगा तो वो फ्यूज पिघल जाता है, जिससे हमारे पास जो सर्किट होता है वो बचा हुआ रहता है। ठीक है, ख़राब नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नाप के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अगर हमारे पास धारा मापना है तो हम एमीटर का यूज़ करेंगे, बट विभवांतर नापना है तो हमारे पास वोल्ट मीटर का होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जल विद्युत संयंत्र है, मतलब कि हमारे पास जो जल की ऊर्जा होती है उसको चेंज करेगा। तो आपके पास याद रखना स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है हमारे पास क्या है? हमारे पास विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आपको याद रखना है विद्युत बल्ब में हमारे पास नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया हमारे पास कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है? तो परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, सबके दो नियम होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, सबका आवर्धन क्या होता है? U/V। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? बोला गया कि दर्पण का जो सूत्र होता है क्या होता है? तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो मतलब कि जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? परावर्तन, विक्षेपण, अपवर्तन, प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन से संबंधित है हमारे पास टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास ओस पड़ा हुआ होता है तो जो हमारे पास प्रकाश की जो सुबह सुबह देखेंगे, जब भी हमारे पास प्रकाश खिड़की में रोशनी सीधी आती हुई दिखाई देती है, तो ऐसा प्रभाव जिसमें हम प्रकाश की किरणों को आते हुए साफ साफ देख लेते हैं सीधी रेखा में, तो उसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास बोला अभिसारी लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस को ही हम अभिसारी कहते हैं। ठीक है, अगर अपसारी लेंस पूछेगा तो वहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, और आभासी भी होता है, तो यहाँ पे दोनों राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया कि प्रकाशिक माध्यम होते हैं, प्रकाशिक माध्यम 1 2 3 4, तो आपके प्रकाशिक माध्यम 2 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो याद रखना है, डायनमो हम जो होता है वो विद्युत ऊर्जा हमारे पास रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है। ठीक है, माइनस का यहाँ पे सॉरी ऑप्शन गड़बड़ हो गया, तो ये थोड़ा गड़बड़ ऑप्शन है, चलिए इसको स्किप कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया कि खिलौने में प्रयुक्त सेल होता है, कौन सा होता है? तो डेनियल सेल आपके पास होता है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सॉरी हाँ सही है, कार्य की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो हमारे पास अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट बोला है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो वो डायोप्टर होता है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो वो हमारे पास इसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻⁻⁻⁰ जूल का। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है? तो वो निर्वात में होती है, अधिकतम निर्वात में होती है। न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम हमारे पास कांच में हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं। बोला लेंस
का आवर्धन जो होता है उसका साई मात्रक क्या होता है, तो वो मात्रक विहीन होता है। आपको याद रखना कि उसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आवर्धन जो होता है वो भी बटे यू होता है, दोनों डिलीट हो जाते हैं, मतलब कट जाते हैं, ठीक है। यू का मान वी का मान रखेंगे तो मात्रक कट जाते हैं, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक। बोला गया है कि जो अंतरिक्ष होता है यात्री अगर आकाश को, ठीक है, कोई भी अंतरिक्ष यात्री होता है अगर वो आकाश को देखेगा बाहर से तो कैसा दिखाई देता है, तो देखिए हमारे पास वो काला दिखाई देगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना, नीला दिखाई देता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, यहाँ पे काला दिखाई देता है अगर अंतरिक्ष यात्री आकाश से हम देखेगा किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो 150 MCQs होते हैं वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कंप्लीट टोटल जितने भी हमारे पास MCQ थे हमने पूरा MCQ देखा है, ठीक। तो जितने भी MCQ थे यहाँ पे 2019 से लेकर, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो हमने स्टूडेंट 2019 से लेते हुए, ठीक, 2019 से लेते हुए 2025 तक के जितने भी MCQ थे टोटल हमने कंप्लीट किए हैं। और यहाँ पे साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से रिलेटेड जितने भी टॉप 150 क्वेश्चन हमने क्वेश्चन किए हैं जो हमारे पास मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे। इससे बाहर कोई भी MCQ क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप इस साल बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो इसको ज़रूर से पूरा देखिए। अगर आपने इसको देख लिया है तो उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें दोस्तों के पास जिससे उनको भी बेनिफिट मिले, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।